आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ रिएक्शंस। मेजर पार्ट इसका जो है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करने के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन जब भी कोई एक प्रोसेस हो रही है, केमिकल चेंज आ रहा है, कहीं पर एक प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी, उसके पीछे कोई ना कोई लॉ काम करेगा, है ना। तो आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन किसी ना किसी लॉ पर बेस्ड जरूर होंगी, किसी ना किसी लॉ को फॉलो जरूर कर रही होंगी। तो उन लॉ में से जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले लॉ हैं, उनमें से कुछ जो आप कह सकते हो कि बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट वाले लॉ हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं आज। और फिर जो टॉपिक वाइज जो लॉ हैं वो आप उनके चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक वाले लॉ हैं, उनमें से जो सबसे पहला लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एक तो आप ये लॉ पढ़ोगे, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ क्या कहता है, ठीक है। दूसरा हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। एक ये लॉ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी का है। लेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा लॉ है, ओके। क्या कहता है ये लॉ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉ कहता क्या है, ठीक है। ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हमने जब स्टार्टिंग में बात की तो एक मटेरियल के साथ जो जो प्रोसेस की जाती हैं, जिस जिस तरह की प्रोसेस हम देखते हैं, वो दो ही कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। या तो वहाँ पर कोई फिजिकल चेंज आता है या वहाँ पर कोई एक केमिकल चेंज आता है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, ओके। वो कहता है कि चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए, किसी भी तरह का चेंज हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो है सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिमेन इक्वल्स टू सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो सम ऑफ मासेस, यहां पर लिख देता हूं मैं, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, ये हमेशा इक्वल रहेगा किसके? सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट के, मासेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज हमेशा रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मान लो मैं आपके सामने कोई एक का रिएक्शन लिखता हूं, इसको मैं दो तरीके से समझाता हूं, एक आपको फिजिकल चेंज से और एक आपको केमिकल चेंज के। दो एग्जांपल लेकर सुनाता हूं बच्चों। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्या कर रहा हूं कि एक बीकर ले रहा हूं, एक मैंने बीकर लिया और इस बीकर में मेरे पास आइस रखी हुई है, ठीक है। ये जो बीकर मैंने लिया है, ये मैंने श्योर कर लिया है कि ये टाइटली पैक्ड है, मतलब कि क्लोज है पूरी तरह से, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। कैसा है? पैक्ड, ओके। इसमें आइस रखी हुई है। ये जो आइस है, इसका मास मैंने, इसका जो वेट है वो मैंने मेजर कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि ये जो आइस है ये अभी 10 ग्राम की है, एग्जाम्पल के लिए, ओके। अब मैंने इस आइस को हीट करना स्टार्ट कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ओके। अच्छा, जब मैंने इसको हीट किया और हीट करने के बाद हमें पता है कि ये आइस किस में कन्वर्ट हो गई होगी? वाटर में। तो जब ये वाटर बन गया तो मैंने फिर से इसको वेट करके देखा। अब मेरे पास यहां पर अंदर क्या है? अब यहां पर मेरे पास क्या है? वाटर। जैसे ये मेल्ट हो गया, मैंने अपना हीट देना बंद कर दिया था, थोड़ा सा उसको हीट किया और उसको वाटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने फिर से इसको मेजर करके देखा, तो मैंने फिर से क्या देखा कि जितना वहां पर आइस का वेट था उतना ही यहां पर अब किसका वेट देखने को मिल रहा है? वाटर का वेट। तो इसका मतलब ये है, ये कौन सा चेंज है पहले तो ये बताओ। तो आंसर सर ये फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज? फिजिकल, क्योंकि आइस जो है वो भी वाटर है और जो जब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तब भी वो वाटर है, तो केवल फिजिकल चेंज हुआ,
सब्सटेंस ने अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया। लेकिन हमने इस केस में ये देखा कि फिजिकल चेंज के टाइम पर जो आइस का वेट किया गया था और फिर जब वो वाटर बन गया, तब अगर मैं उसका वेट करता हूं तो दोनों कैसे आते हैं, सेम। तो इसका मतलब मास कैसा रहता है, सेम रहता है। ये बात आई आपको समझ में? ये तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा था। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, उसको मैं एक रैंडम वैल्यूज के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक रिएक्शन आपके सामने लिखी जिसमें एक केमिकल चेंज आने वाला है। ये मैंने एक बेसिक वाली एक केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब इसमें मैंने यहां पर जो भी हाइड्रोजन ली गई थी उसका वेट करके देखा। पहले ही मैंने स्टार्टिंग में वेट कर लिया रिएक्शन को कराने से पहले ही। तो मैंने ये पाया कि ये 0.2 ग्राम है, या मैं इसको थोड़ी देर के लिए 0.4 ग्राम लेता हूं, ऐसे। ठीक है, ऐसा मिला मुझे। फिर मैंने जो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट कराने वाला था मैंने उसका वेट कर लिया, उसका वेट मैंने देखा वो 0.2 ग्राम है। ठीक है, या कोई और वेट ले लो। ठीक, अच्छा, जब मैंने इनको ऐड कराया, जब मैंने इनको रिएक्ट कराया, तो रिएक्ट कराने के बाद मैंने जब वाटर बना और उसका जब मैंने वेट किया तो वो मुझे 0.6 ग्राम मिला। कितना मिला? 0.6 ग्राम। ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं ये एक रैंडम वैल्यूज हैं केवल एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहां पर 0.4 और 0.2 जितना मैंने रिएक्टेंट के मासेस, जितने भी रिएक्टेंट थे, अगर मैं उनके मासेस का, इंडिविजुअल मासेस का सम करा दूं तो मैंने ये देखा कि वहां पर जो प्रोडक्ट का मासेस है वो उसके हमेशा इक्वल आता है। तो इसका मतलब प्रोसेस के, फिजिकल चेंज के या केमिकल चेंज के होने से पहले के मासेस और फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होने के बाद के जो मासेस हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो मास का इसका मतलब जो हम जनरल कंजर्वेशन का लॉ जो पढ़ रहे हैं वो सिंपली ये बात कहता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये वाली बात हमें समझ आ गई कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड। अगर आपसे कोई पूछता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताओ तो आप क्या बोलोगे? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे। ठीक है, ये वाली बात फिक्स रहती है बच्चों। ओके, ये वाली बात आई आपको समझ में? फिर से, ये मेरे हाथ में एक चौक है, इस चौक का मास कितना है? तो मैंने आंसर दिया कि ये अभी मेरे पास है 6 ग्राम की। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ रहा हूं, ये मैंने तोड़ दिया। ठीक, अब तोड़ने के बाद देखो, तोड़ने से पहले क्या था बोलो? 6 ग्राम। तोड़ने के बाद अब यानी कि एक प्रोसेस करा दी, तोड़ना। तोड़ने का नाम क्या हो गया? प्रोसेस हो गई। कौन सी? फिजिकल, है ना? अच्छा, अब इसके बाद इसको मैंने मेजर किया, इसको मैंने मेजर किया, और टोटल मास इसका कितना आएगा? तो आंसर हर हाल में 6 ग्राम, क्योंकि प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद कोई भी ना तो नया मास क्रिएट किया गया और ना ही डिस्ट्रॉय किया गया। ये बात आई आपको समझ में? सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर मैं आपको एक रिएक्शन यहां पर लिख कर दूं, जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, सपोज करो एक रिएक्शन मैंने लिखा C+O2 गिव्स CO2। ओके, तो ये यहां पर 5 ग्राम है और ये यहां पर 12 ग्राम है। बताइए ऑक्सीजन का मास कितना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कितना होगा? कितना होना चाहिए? फटाफट से आंसर करो। तो आंसर है कितना? 7 ग्राम। ठीक है, इतना होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो हमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अब इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाली लॉ पर मैं लेकर चलता हूं आपको, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमारा लॉ बन गया। ओके, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, उनको आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, सेकंड जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज टू बी मेड अप ऑफ सम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां पर जो ये डेफिनेशन आपने लिखी है ना, तो यहां पर
इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है पहले तो आप ये समझो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। मान लो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और हमें पता है कि वो क्या बनाते हैं, वाटर। क्या बनाते हैं बोलो, वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो जब आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रूम में हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन क्या नहीं बन रहा, वाटर तो नहीं बन रहा, तो वो क्यों नहीं बन रहा, तो उसका रीजन क्या है। तो आपको आंसर दिया जाता है कि उसकी जो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस हमें चाहिए, वो फिजिकल कंडीशन या फिजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं है जिस पर ये रिएक्शन होती है, ठीक। अच्छा, ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी है, क्या ये रिएक्शन ठीक लिखी हुई है, तो आंसर है नो, ये ठीक नहीं लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली या मॉलिक्यूलर फॉर्म में करेंगे, वो अलग अलग रहता है हर एक एटम या मॉलिक्यूल के लिए, है ना। तो जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन करेगा तो वो अपनी कौन सी फॉर्म में होगा, डायएटॉमिक फॉर्म में। ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेगा तो वो अपनी किस फॉर्म में होगा, डायएटॉमिक फॉर्म में। H2 + O2 गिव्स H2O। क्या ये रिएक्शन अब ठीक लिखी हुई है, तो आंसर है ये रिएक्शन ठीक लिखी हुई है बट बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन कैसी लिखी हुई है, ठीक लिखी हुई है बट ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है। और जब हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं तो हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूं। जब मैं इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया, अब बैलेंस करने के बाद हमें एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली इसमें, वो क्या कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के मास की बात करें, कितना मास यूज हुआ, अगर हम उसको नोट कर लें तो वो हमें कितना मिलेगा, तो आंसर है हाइड्रोजन के एक एटम का मास, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ग्राम में आपको समझाने के लिए केवल ग्राम में ले रहा हूं कि 1 ग्राम होता है, या अभी चलो 1 यूनिट कह देते हैं, 1 यूनिट होता है, ओके। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1। यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो आंसर 4, 2 2 जा 4, कितने एटम है, 4। तो एक एटम का अगर मास 1 है तो 4 एटम का कितना हो गया, बोलो 4, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, तो आंसर है 16 यूनिट। कितना होता है, 16। तो 2 का कितना हो गया, बोलो बोलो 32, ठीक है ये। अच्छा, इसको अगर मैंने लिखा और इस रिएक्शन को अगर ये कंप्लीट रिएक्शन लिखी है तो आप इसको पढ़ोगे कैसे, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम ने, हाइड्रोजन का 4 ग्राम रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से। हाइड्रोजन का 4 ग्राम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 32 ग्राम से और वो बनाता है वाटर। अब ये वाटर कितना बनाता है, तो अगर वाटर का अगर हम मास देखें तो वो कितना होता है, बोलो 18। कितना होता है, 18 निकल। अब जब आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने सीखे थे तो वहां पर पढ़ा होगा, इसको ऐसे करके आपने निकाला तो कितना आता था, 18। हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 कितना आया, 18। अब ऐसे कितने बने हैं, ये 2 है ना, 2 मॉलिक्यूल बने हैं ना, तो इसलिए यहां पर मास कितना बना, 18 × 2 कितना, 36 ग्राम। अब हमने इसको ऐसे पढ़ना शुरू किया, मास के टर्म में पढ़ना शुरू किया। वैसे अगर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते तो ऐसे पढ़ते कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसे हमने पढ़ा। अब दूसरा तरीका मास के टर्म में पढ़ना, हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करता है तो वो 36 ग्राम वाटर बना देता है, ठीक है। ये मैंने ग्राम में इसको मास को लिया है अभी। अब यहां पर हमने एक चीज किया, हमने एक चीज क्या की कि हमने 32 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, बट हमने यहां पर 3 ग्राम हाइड्रोजन ली। कितनी, 3 ग्राम लेने की कोशिश की। जब हम 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि यहां पर कितना बनना चाहिए था, 36 ग्राम है ना, यहां पर 36 ग्राम है, तो हम उम्मीद कर रहे थे यहां पर कुछ वाटर बनना स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, 36 ग्राम नहीं बनेगा, 32 30 कुछ तो बनेगा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर कुछ भी नहीं हो रहा था इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर रही। अगर ये प्रोसीड नहीं कर रही तो हमने कहा अच्छा हो सकता है कि ये मास कम कर दिया हो इसलिए ऐसा हो रहा हो, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको डबल कर देते हैं। हमने इसको 6 ग्राम कर दिया, हमने ऑक्सीजन अभी भी उतनी ही रखी है। तो 6 ग्राम को जब मैं इससे रिएक्ट करा रहा था तो वहां पर कितना बना,
36 ग्राम। और हम उम्मीद क्या कर रहे थे, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि देखो इसका हाइड्रोजन का मास बढ़ा दिया है तो 36 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा वाटर, लेकिन वो फिर भी कितना बना, 36 ग्राम। ये बात आई आपको समझ में? तो इससे मुझे एक बात पता चली कि अगर मैं एक पर्टिकुलर मास से कम हाइड्रोजन को लूंगा तो वहां पर वाटर बनेगा ही नहीं, और अगर मैं ज्यादा ले लूंगा तब भी एक फिक्स मास वाले हाइड्रोजन का ही वहां पर वाटर बनेगा। तो इससे क्या बात आई समझ में? इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन अगर फिक्स रखा जाए तो हाइड्रोजन का भी एक फिक्स मास ही उससे रिएक्ट करेगा, उससे कम या ज्यादा होगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा इसका मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो है जिसमें वो लेना चाहिए, तो वो रेशियो क्या होता होगा? तो वो रेशियो हमने निकाल कर देखा कि ये रिएक्शन में अगर 4 से मैं इसको कैंसिल करूं, 4 बन जा, और ये कितना मिला मुझे, 8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब इनके मास का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:8 रहा होगा। ठीक, इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम लिया जाएगा तो वहां पर ऑक्सीजन के कितने ग्राम चाहिए होंगे, बोलो? 8 ग्राम कम से कम चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे बोलो? 8 ग्राम चाहिए होंगे। अगर हाइड्रोजन के 2 ग्राम अगर लिए जाएं तो उसके ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए कि हाइड्रोजन का ये पूरा यूज हो जाए, तो बताओ उसे ऑक्सीजन के कितने ग्राम चाहिए होंगे? तो आंसर है 1 के लिए 8 चाहिए, तो 2 के लिए कितने चाहिए होंगे बोलो? 16 ग्राम। ये बात आई आपको समझ में? ठीक, तो इसका मतलब जब भी एलिमेंट मॉलिक्यूल ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं 24 ग्राम, कितना ले लेता हूं, 24 ग्राम, ठीक है, इतना ले लेता हूं, और इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा तो आप क्या आंसर को दोगे? तो आपने क्या पढ़ा है कि ये 1 हो और ये 1 और 8 का रेशियो है इनका। तो अगर आपने ये 24 ग्राम लिया है तो बताइए ये कितना होना चाहिए? तो आपने कहा 3 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये 1 है तो ये 8 है, तो अगर ये 3 होगा तो 8 × 3 कितना, 24 है ना, तो ये 3 ग्राम होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऑक्सीजन 24 ग्राम की जगह 26 ग्राम ले लिया और हाइड्रोजन कितना रखा, 3 ग्राम, तो इसका जो 3 ग्राम है वो इसके 24 ग्राम से रिएक्ट कर जाएगा, बट बाकी की जो ऑक्सीजन बचेगी, जो इसके में से 24 तो यूज हो गई, तो इसमें से 24 ग्राम जो यूज हो गई उसके अलावा जो बची 2 ग्राम ऑक्सीजन वो वेस्ट हो जाएगी, वो किसी तरह से कोई भी रिएक्शन नहीं देगी, तो वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी करेक्ट है कि अगर आप यहां पर 24 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं और यहां पर 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो इसमें से सिर्फ 3 ग्राम हाइड्रोजन ही रिएक्ट करेगा इससे, और बाकी का 1 ग्राम हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन का अपना एक मास है, कितना, 12। ऑक्सीजन का यहां पर जो मास है वो कितना है, 32। 3 और 8 का रेशियो आ जाएगा ये। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब भी ये आपस में कंबाइंड होंगे तो इनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 3:8 का रेशियो होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन के मुझे 6 ग्राम की जरूरत है, मैं कार्बन का 6 ग्राम लेकर चल रहा हूं, तो बताइए ऑक्सीजन के कितने ग्राम? तो आंसर है अगर इसका डबल किया है तो इसका भी डबल करो, है ना। तो अगर ये आप 6 लेकर चल रहे हो तो ये कितना लेकर चलना होगा आपको, 16 ग्राम। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। क्लियर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? तो ये आपने 2 एग्जाम्पल देख लिए जिसमें मैंने आपको कार्बन और ऑक्सीजन का निकाल कर दिखा दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 हो गया। इसी तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है तो उसमें आप ये देखेंगे कि
वहां पर जो एलिमेंट्स होंगे जब भी वो कंबाइंड होंगे तो उनके मास के फिक्स रेशियो होंगे। अगर आप उससे कम या ज्यादा मास लेंगे तो एक पर्टिकुलर फिक्स मास ही उससे आपस में रिएक्ट करेगा, बाकी का जो मास कम या ज्यादा लिया गया है वो वेस्ट हो जाता है। आगे की जब आप स्टडी करते हो तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एटम एंड मॉलिक्यूल। और एटम एंड मॉलिक्यूल में जो सबसे पहली बात होती है जो कि एटम के बारे में बताई गई थी वो डाल्टन्स ने बताई थी, इसलिए उनकी थ्योरी सबसे पहले पढ़ी जाती है। तो सिर्फ इधर ध्यान दीजिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या 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 पॉइंट कहती है उसको समझते हैं। नंबर 1, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। इंडिविजिबल एटम, ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। तो हमने मैटर तो पढ़ लिया था, मैटर का क्लासिफिकेशन किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में, है ना। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मैटर है और वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर आप उस मैटर को ब्रेक करते हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। आप जब उसको ब्रेक करेंगे तो हो सकता है आपको मॉलिक्यूल मिल जाए, ठीक है। और आप अगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहें तो उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, आप उसको एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी मटेरियल की। लेकिन जब आप किसी एलिमेंट को तोड़ेंगे तो तोड़ते 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 आप जब लास्ट चीज पर पहुंचेंगे तो वो लास्ट चीज क्या होगी? एटम। यानी कि किसी भी मटेरियल की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज जो आपको मिल सकती है वो क्या होगी? एटम होगी। अगर मैं इस चौक को तोड़ना शुरू करूं तो तोड़ते तोड़ते मैं जब इसका दो पीस कर लेता हूं और इतने छोटे पीस पर पहुंच जाता हूं, फिर उसको और छोटा कर लेता हूं, फिर और छोटा कर लेता हूं, करते 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 जो लास्ट पॉइंट मेरे पास मिलेगा उसको भी अगर मैं फर्दर तोड़ता जाऊं तो अगर मैं किसी लास्ट चीज पर कभी पहुंचा तो उस लास्ट चीज का नाम क्या होगा? एटम, ठीक। लेकिन उन्होंने यहां पर एक कंडीशन रख दी कि ये कैसा है? इनडिविजिबल, यानी कि एटम को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे कभी भी। सबसे स्मॉलेस्ट चीज जो होगी वो एटम होगी, जो कि फर्दर ब्रेक नहीं की जा सकती होगी। पहला तो पोस्टुलेट इनका ये था। दूसरा, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस। मासेस की बात करें तो वो भी सब में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लो कोई एलिमेंट, जैसे मैं लिखता हूं एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम ये मैंने क्या लिखा है? तो आंसर एलिमेंट, तो आंसर है एटम। ये एल्यूमिनियम, ये मैंने एलिमेंट भी लिखा है और क्या लिखा है? एटम भी लिखा है। अब मैं इसके जैसा एक और एटम लिखता हूं, सेम एटम लिखता हूं, तो जो प्रॉपर्टी इसकी होंगी वही प्रॉपर्टी इसकी होंगी, जो मास इसका होगा वही मास इसका होगा। ऐसा नहीं हो, इनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता कि एल्यूमिनियम के दो मासेस हो, ऐसा नहीं हो सकता। इनके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। इनकी सारी प्रॉपर्टी जो होंगी वो कैसी होंगी? सेम होंगी। बट एल्यूमिनियम के अलावा मैंने यहां कॉपर लिख दिया, तो अब ये एटम डिफरेंट है, ये एटम डिफरेंट है, तो ये कहते हैं इनके मास तो डिफरेंट होंगे बट इनके मास कैसे होंगे? सेम होंगे। इनकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सेम होंगी। इनकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट हां मास तो इनके अलग होंगे, ठीक है। ये बात आगे समझ। ये तो था इनका दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट हम पढ़ चुके हैं, बताओ पढ़कर हमने कौन सा पोस्टुलेट, ये हमने कहां पढ़ा है? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। ये हमने एक लॉ की फॉर्म में पढ़ा और उस लॉ का क्या नाम था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो कहता है कि जब भी एलिमेंट या एटम कंबाइन होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो होता है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्चुअल में उनका लिखा हुआ है। फिर ये वाला लॉ भी हमने सबसे पहले पढ़ा, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी हमने पढ़ लिया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई नया एटम ना बनेगा और ना एटम नया टूटेगा, है ना तो टूट सकता है ना नया बना सकते हो आप, तो यानी कि जो मास है वो मास उतना ही रहेगा। तो किसी भी एटम का मास यानी कि कैसा रहता होगा? फिक्स रहता होगा, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ ही नहीं सकते तो इसका मतलब यह है कि कुछ नया मास क्रिएट नहीं किया जा सकता। हर एक एटम के पास अपना मास है ना, तो जब आप ये कहते हो कि एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि आप उसके मास को कम नहीं कर सकते। जब आप एक नए एटम को जोड़ नहीं सकते उसमें, इसका मतलब नया एटम क्रिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब आप नया मास क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये नथिंग बट ये कौन सा वाला लॉ है बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये वाला कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो वो जो दो लॉ हमने पढ़े हैं वो तो यहां पर दो पोस्टुलेट में आ गए। बाकी की ये दो लॉ हैं कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता या
सिमिलर काइंड के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, डिफरेंट काइंड के जो होते हैं उनके मासेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ उन्होंने स्टार्टिंग में थ्योरी दी थी अपनी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं दिए थे इसके, उन्होंने क्या दिए थे, पोस्टुलेट दिए थे, थ्योरीज दी थी कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ओके। लेकिन बाद में जाकर जैसे जैसे थ्योरीज आगे बढ़ी तो ये जो बातें थी ये थोड़ी सी गलत साबित हुई। गलत कैसे साबित हुई कि जैसे उन्होंने कहा कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन फर्दर आपने डिवाइड करके दिखा दिया। जब जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, केमिस्ट्री और डेवलप करती गई, तो हमें एटम को डिवाइड करके पार्टिकल्स मिले। एटम को किस में डिवाइड किया जा सकता है, पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो उनका ये वाला जो पोस्टुलेट था ये रॉन्ग हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने जो ये वाली थ्योरी दी थी कि ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मासेस, तो उनका ये वाली बात भी गलत हो गई थी। कैसे, जब हमें आइसोटोप्स के बारे में जानकारी हुई। किसके बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स के केस में हमने ये देखा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं यहां पर अगर लिखूं हाइड्रोजन के मैं 3 आइसोटोप्स लिख रहा हूं यहां पर, है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट उनके मास डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। यहां पर इसका मास अलग है, इसका मास अलग है और इसका मास अलग है ना। तो अब ये तो उनके अकॉर्डिंग तो इन तीनों के मास कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये तीनों ही क्या हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। अब ये तीनों एक ही तो हैं, इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है, इनकी मासेस आइडेंटिकल होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या इसके अलावा जैसे हम कार्बन के लिखें तो कार्बन के हमें आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। तो कार्बन के आइसोटोप्स में जैसे 12 हो गया, 14 हो गया। अब इनका ये है तो सेम एटम, कैसे एटम है, सेम एटम है, बट इनके मास कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है ना। ऐसे हमें क्लोरीन के मिलते हैं। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के दोनों एटम, ये देखो मैं सेम एटम लिख रहा हूं, बट अगर आप वेट करके देखोगे तो आपको एक 35 मिल रहा है, एक 37 मिल रहा है ना। तो ये वाली बात इनकी रॉन्ग हो गई थी कि आइडेंटिकल एलिमेंट जो होते हैं वो सेम मासेस रखते हैं। ठीक, अच्छा। फिर उन्होंने ये वाली बात कही थी कि साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। अगर वो कह रहे थे डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे तो उनके मासेस भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी ये बात भी ठीक नहीं हुई, क्योंकि बाद में जाकर हमें कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिनके मासेस सेम थे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम की, तो इनके मासेस लगभग कितने होते हैं, 40, है ना। तो ये तीनों क्या है, आइसोबार्स। ये तीनों क्या है, आइसोबार्स। तो जब आइसोटोप्स के बारे में हमें जानकारी हुई थी जिनके मासेस डिफरेंट डिफरेंट थे, सेम एलिमेंट थे बट वो, तो उनकी इतनी बात गलत हो गई थी कि ये आइडेंटिकल मास होगा सेम एलिमेंट का, आइडेंटिकल एलिमेंट का। ठीक है, फिर जब उन्होंने बाद में ये वाली बात कही थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, तो ये वाली बात उनकी कब गलत हो गई, जब आपको किन के बारे में पता चला, आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स में हमने देखा डिफरेंट एटम है बट उनके मास कैसे हैं, सेम है। तो जब आइसोबार के बारे में पता चला तो उनका ये पोस्टुलेट भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, और बाकी के ये जो 2 लॉ हैं ये काम कर रहे हैं। यस, आप नया मास क्रिएट नहीं कर सकते, नया मास आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, जितने एटम हैं वो उतने ही हैं, आप कोई नया एटम नहीं बना सकते। कंपाउंड जो है वो ये फिक्स है कि हाँ, वो एक फिक्स रेशियो में ही आपस में एलिमेंट के फिक्स रेशियो से ही बनते हैं कंपाउंड। ठीक है ना, कोई डिफरेंट रेशियो से आप नहीं, मतलब कोई एनी रेशियो से नहीं बना सकते। तो ये वाली जो बातें थी ये उनकी ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो ये डाल्टन थ्योरी के बारे में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।